Hello friends, how are you all? Welcome to my channel Help Corner. And I am here once again with my next video. Today I am going to discuss a Nigerian novel, Things Fall Apart, written by Chinua Achebe. A most famous novel of the writer, very interesting novel. Indeed a tough one, it's a tough piece, but it's an interesting piece. Let's start our novel, let's start our discussion. So let's move towards our discussion. And the novel is Things Fall Apart, written by Chinua Achebe. written by Chinua Achebe. नावल को डिस्कस कर लेते हैं. इंटरेस्टिंग नावल है, इम्पोर्टेंट नावल है और साथ ही साथ एक टफ पीस है. उसको मीन्स राइटिंग या उसकी समझ लें, कैरेक्टर्स के नेम समझ लें, उसकी वर्डिंग समझ लें, जिस लिहाज से मीन्स एक इंटरेस्टिंग पीस है. समझ आ जाए तो कोई मुश्किल नहीं है, एक ईजी है पीस है, लेकिन उसकी लैंग्वेज को ही देख के बंदा पहले घबरा जाता है, टफ लगना लग जाता है, तो थोड़ा उस लिहाज से थोड़ा टफ है, लेकिन इंटरेस्टिंग है. बाय द वे काफ़ी अच्छा है, समझने में अच्छे से समझ आती है, इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में मज़ा आता है. तो पढ़ते हैं. उनको मीन्स अपना ही एक कल्चर दिखाया गया है नाइजेरिया का. नाइजेरियन नावल है, नाइजेरिया का कल्चर उनका अपना दिखाया गया है, उनके अपने रस्म रिवाज, उनके अपने गॉड गॉडेस, उसी चीज़ को दिखाया गया है. और फिर उसमें क्रिश्चियनिटी को दिखाया गया है कि किस तरह वाइट मैन क्रिश्चियनिटी किस तरह से उन पर रूल करते रहे वाइट मैन नाइजेरिया में. तो उसको पढ़ते हैं. नावल की तरफ थोड़ा सा नावल के बारे में देख लेते हैं. और लिखा किसने है नावल को? रिटन बाय चिनुआ अचीबे. पब्लिश कब हुआ? 1958 में. मॉडर्न नावल है, मीन्स 1958 में पब्लिश किया गया है नावल को. नाइजेरियन नावल है, नाइजेरियन सोसाइटी को डिपिक्ट किया गया है. प्री कॉलोनियल मीन्स क्रिश्चियनिटी के आने से पहले की सोसाइटी को, कल्चर को दिखाया गया है. फिर क्रिश्चियनिटी के आने के बाद वहाँ मीन्स क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, कैसे हुआ, उन लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस आए, उस चीज़ को प्रेजेंट किया गया है. साउथ ईस्टर्न पार्ट, नाइजेरिया के साउथ ईस्टर्न पार्ट को प्रेजेंट किया गया है. तो राइटर ने फुली मीन्स डिपिक्ट किया एक पिक्चर कॉलोनियलिज्म की, किस तरह से कॉलोनियलिज्म से पहले एक मीन्स उनकी पिक्चर डिपिक्ट किया है साउथ ईस्टर्न पार्ट के नाइजेरिया के. फिर वाइट मैन के आ जाने के बाद भी मीन्स क्रिश्चियंस के आ जाने के बाद फिर क्या उनका चेंज है लाइफ में. मेन थीम ही इसकी यही है. नावल की मेन थीम कौन सी है? कॉलोनियलिज्म. यही कॉलोनियलिज्म नावल की मेन थीम है. ज़ाहिर सी बात है, इसी चीज़ को ही डिपिक्ट किया गया है. कॉलोनियलिज्म से पहले लाइफ कैसी थी और फिर कॉलोनियलिज्म के बाद लाइफ कैसी रही. मीन्स वाइट मैन के आ जाने के बाद, मिशनरीज़ के आ जाने के बाद उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं. मूव करते हैं थोड़ा सा समरी की तरफ. समरी को देख लेते हैं. मेन पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं समरी के. ओवरऑल समरी तो काफ़ी लेंथी है, मैं आपको इजी वर्डिंग में समझा देती हूँ समरी को. मेन पॉइंट्स मैंने उसके इधर लिख लिए हैं. चलो देखते हैं समरी को. समरी में क्या क्या है. Novel starts from Rumofia, Okonko's village, a native village in Africa. मीन्स जुमोफिया विलेज में ये नावल स्टार्ट होता है. ओकोनको का विलेज है. ओकोनको कौन है? ये प्रोटैगोनिस्ट है, नावल के मेन फिगर, मेन कैरेक्टर जो है नावल का, ओकोनको. मीन्स पूरा नावल, ओवरऑल नावल जो है उसकी लाइफ के इर्द गिर्द ही घूम रहा है. सारा कुछ ओकोनको की लाइफ को ही प्रेजेंट किया गया है. मीन्स साउथ ईस्टर्न नाइजेरियन सोसाइटी को तो प्रेजेंट किया गया है, लेकिन उसमें जो मेन फिगर है जिसके इर्द गिर्द नावल को सारा कुछ प्रेजेंट किया गया है, वो ओकोनको की लाइफ है. ओकोनको के लिए ही वो मेन फिगर है नावल की. आइबो सोसाइटी क्या है? IGBO, आइबो सोसाइटी. उसकी मीन्स आइबो सोसाइटी के कल्चर को प्रेजेंट किया गया है ये जो माफिया की आइबो सोसाइटी को. छोटे छोटे साथ में 9 विलेजेस हैं. उन 9 विलेजेस में ओकोनको जो है एक लीडर है, वहाँ लीडर के तौर पर लाइफ मीन्स अपनी स्पेंड कर रहा है. एक बहादुर है, रेसलर है. ही ओकोनको इज अ रेसलर. ही हैज़ 3 वाइव्स एंड 11 चिल्ड्रन. उसकी मीन्स 3 बीवियाँ हैं और 11 बच्चे हैं. एक उसका जो बेटा है, यंगेस्ट सन नोए, जो उसको वो कमज़ोर तरीन, कम हिम्मत वाला, बुज़दिल समझता है, और वो उसको इतना कोई ओकोनको को ख़ास पसंद नहीं है.
ایک اس کی بیوی ہے ایکویفی، اس کی یہ وہ اس کے 9 بچے شاید ایکویفی کے اس کے 9 بچے مینز مر گئے ہوتے ہیں، اس کے بچے سروائیو نہیں کر پاتے، اس کے مینز چائلڈ ہوتا ہے لیکن وہ مر جاتے ہیں، سروائیو نہیں کر پاتے۔ ایک جو اس کی بیٹی بچی ہوئی ہوتی ہے ایزینما، کیا نام ہے؟ ایزینما، EZINMA، ایزینما۔ وہ اس کو اوکونکو کو بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے کیونکہ وہ بہت اس کو بہادر کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بہت بہادر ہے، وہ ایک اس کو بیٹا ہونا چاہیے تھا، وہ ایک خواہش کرتا ہے کہ اس کو بیٹا ہونا چاہیے تھا، بیٹی نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو بہت پسند ہے، اس کو ہر وقت اپنے پاس رکھتا ہے۔ کون کو تو یہی کچھ ہے، مینز اس کے بیویاں 3 بیویاں ہیں، 11 بچے ہیں۔ وہ جس کو وہ کم ہمت والا بزدل سمجھتا ہے، اور وہ ایزینما جس کو وہ چاہتا ہے کہ وہ بیٹی ہوتی ہے۔ اس کا فادر کا نام کیا ہے؟ جنوکا، اس کا فادر ہے جو کہ مینز وہ بہت ہی نالائق، نکما، شرابی قسم کا ہوتا ہے، جو ہر کسی سے ادھار لیتا ہے، وہ ادھار نہیں دے پاتا، وہ اسی صورت میں مر جاتا ہے، وہ نشے کی حالت میں ہی مر جاتا ہے، وہ اپنے سارے ادھار وغیرہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے، جو چیز اوکونکو کے لیے بہت ہی شیم فل چیز ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا باپ جو ہے ایک شیم فل موت مرا ہے، اور وہ اس وجہ سے اوکونکو جو ہے وہ ایک اپنے آپ کو ریسلر بناتا ہے، وہ اپنے آپ کو پاور والا، ہمت والا اور بہت طاقتور اور کامیاب ترین بندہ ثابت کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اسی طرح سے اس کا ولیج کا جو موفیا ولیج کا ایک بندہ اس کو قرض دیتا ہے تھوڑا بہت اپنی فصل اگانے کے لیے۔ اس کا چھوٹا سا فارم ہوتا ہے جہاں پر وہ اپنے جام کی فصل اگاتا ہے، وہ بہت محنت کرتا ہے، اس کی وجہ سے وہ بہت کچھ اپنا مینز کما لیتا ہے، اپنا ایک نام کما لیتا ہے، ایک فیم کما لیتا ہے، ریسلنگ لڑتا ہے اور ہر بار جیت بھی ہوتی ہے اس کو، اور پھر وہ اس طرح سے پہلے فوراً اپنے قرض اتارتا ہے تاکہ اس کا اپنے باپ جیسا نام نہ بنے کہ وہ قرض چھوڑ کر مرا تھا۔ موفیا ولیج کی ایک عورت کل ہو جاتی ہے، ساتھ والے پاس والے گاؤں کے کسی بندے سے وہ اس کو مار دیتا ہے، مرڈر ہو جاتا ہے۔ موفیا گیٹس مرڈر ان نیئر بائی ولیج ٹو سیو، تو ان دونوں کو بچانے کے لیے مینس دونوں گاؤں کو ایک ڈینجرس وار سے، ایک ڈینجرس فائٹ سے سیو کرنے کے لیے کہ کوئی بڑی جنگ نہ ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا نقصان بھریں گے، اس کی بھرپائی کریں گے۔ تو وہ ایک نوجوان کنواری لڑکی اس جو عورت مری ہے اس کے شوہر کو دیتے ہیں، اور ایک چھوٹا بچہ دیتے ہیں، مینز وہ اس کے شوہر کو بیوی بھی دے دیتے ہیں، اور اس کا قتل کا بدلہ لینے کے لیے ایک چھوٹا بچہ بھی دے دیتے ہیں۔ بچے کا نام کیا ہوتا ہے؟ ایکے میفونا۔ تو وہ بچہ اوکونکو کی زیر نگرانی ہوتا ہے، وہ اسے پال رہا ہوتا ہے، اوکونکو سے پال رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جب کچھ ٹائم گزر جاتا ہے، بچہ بڑا ہو جاتا ہے، تو سب فیصلہ کرتے ہیں کہ اس بچے کو مار دینا چاہیے۔ اوکونکو شروع میں تو اسے خاص پیار نہیں دیتا، لیکن بعد میں اسے اچھا لگاؤ ہو جاتا ہے اپنے سن نوئے سے بھی زیادہ، وہ نوئے کے ساتھ بھی اچھا ٹائم گزارتا ہے، وہ بچہ ایکے میفونا اس کے ساتھ بھی اچھا خاصا ٹائم گزارتا ہے، دونوں کی دوستی ہوتی ہے، اوکونکو اس کے اپنے بیٹے کی طرح اس کو سمجھنے لگ جاتا ہے، لیکن گاؤں والے فیصلہ کرتے ہیں اب ٹائم آ گیا، اس کو مار دینا چاہیے۔ اوکونکو نہیں چاہتا اس کو مارنا، لیکن اسے مارتا ہے تاکہ کوئی اس کو بزدل نہ کہے، اس فیئر کے چکر میں کوئی اس کو بزدل نہ کہے، ناکام انسان نہ کہے، وہ اس بچے کو ایکے میفونا کو خود قتل کرتا ہے، چونکہ وہ ہیڈ ہوتا ہے، وہ سردار ہوتا ہے مینز قبیلے کا، تو اس کو ایسا کرنا ہوتا ہے، وہ ہی مارتا ہے اس کو۔ ان کا ایک جو وہاں کے لوگوں کا اپنا عقیدہ ہے، اپنا ان کا عقیدہ دکھایا گیا ہے، ان کے گاڈس گاڈس کا اپنا سارا کچھ دکھایا گیا ہے۔ کرسچینٹی تو ہزار سی باتیں نہیں ہے، نہ ہی کوئی اور ریلیجن، ان کا اپنا ایک کلچر ہے۔ تو ان کا ایک دیوتا ہے، کون سا؟ ایزیوڈو، وہ مر جاتا ہے، تو ان کا رسم ہوتی ہے کہ جب وہ اس کا فیونرل ہوتا ہے، اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو فائر وغیرہ کرتے ہیں، خوشی سے اس کے جنازے کو لے کے جاتے ہیں، تو اوکونکو سے بائی مسٹیک فائر ہوتا ہے، تو وہ ایزیوڈو جو مرنے والا ہے اس کے بیٹے کو لگ جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، تو اسی گناہ کی سزا میں اوکونکو کو ایگزائل کر لیا جاتا ہے، مینز اس کو ایگزائل کر لیتا ہے اپنے ہی گاؤں سے، کہاں سے؟ یوموفیا سے، اپنے گاؤں یوموفیا سے اس کو ایگزائل کر لیتے ہیں 7 سال کے لیے، 7 سال کے لیے اس کو اپنے گاؤں سے نکال دیتے ہیں۔ اس کا جرم یہ ہوتا ہے کہ اس نے ایزیوڈو ان کے دیوتا کے بیٹے کو مارا ہے، بے گناہ کو مارا ہے، لیکن اس کے بائی مسٹیک مرا ہے، اس نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا ہوتا۔ اوکونکو اپنا ماں کے گاؤں چلا جاتا ہے، ماں کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ ایمبانٹا ہے، ایمبانٹا ولیج میں چلا جاتا ہے، وہاں اس کا ماں کا بھائی اس کی مدد کرتا ہے، اس کو تھوڑی سی لینڈ دیتا ہے تاکہ وہاں کچھ اپنا مینز اپنے بیسک نیڈس کے لیے کوئی محنت کر سکے، کچھ کما سکے، کچھ کھا پی سکے۔
7 साल वो वहीं पे रहता है। पीछे उसके घर बार सब कुछ जला तोड़ फोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसने कत्ल किया होता है, उनके देवता के बेटे को मारा होता है। इसीलिए उसका ओकोंको का एक फ्रेंड ऑब्री का जो उसकी हेल्प करता है, वो उसकी फसल वगैरह, उसके बीज वगैरह सारा कुछ बेच के, जब उसके एग्जाइल का मीन्स दूसरा साल होता है, उसके पास मिलने जाता है, उसको बताता है कि वहाँ ऐसे क्रिश्चियन आ चुके हैं, क्रिश्चियनिटी सारा कुछ फैल चुकी है, क्योंकि वाइट मैन वहाँ अपना रिलीजन अपनी मीन्स रूलिंग्स क्रिश्चियनिटी को ला रहे थे। तो फिर जुमोफिया के किसी बंदे ने उनके वाइट मैन्स में से किसी को, उनके मिशनरीज के किसी बंदे को मार दिया है। तो फिर उन्होंने भी मीन्स वहाँ बदला लिया है, तो वहाँ पर सेटल हो गए हैं। वहाँ वो कहते हैं कि जिस जगह पे, जिस फॉरेस्ट पे मीन्स वो जहाँ अपना क्रिश्चियंस अपना चर्च बनाते हैं, वहाँ पे इन लोगों का अकीदा होता है, जुमोफिया के लोगों का, कि वो उस जगह को बद्दुआ दी गई है कि वहाँ पे कुछ नहीं, मतलब आबाद नहीं हो सकता। ये वहाँ पे चर्च बना रहे हैं तो वहाँ उनको भी नुकसान होगा, उनका चर्च नहीं रह पाएगा। लेकिन जब जो कि ये सिर्फ उनका अकीदा होता है, क्रिश्चियनिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, वो वहाँ पे चर्च बनाते हैं, उनको कुछ नहीं होता, तो ये लोग भी मान जाते हैं वाकई उनमें कोई चीज़ है, कोई बात ऐसी है कि उन्होंने ऐसी जगह पे चर्च बनाया, फिर भी उन्हें कुछ नहीं होता। चर्च का जो पादरी होता है वो अच्छा होता है, अच्छा बंदा होता है, मिस्टर ब्राउन। लेकिन उसके बाद जो दूसरा आ जाता है स्मिथ, वो मिस्टर ब्राउन को भी मीन्स कत्ल करके खुद काबिज हो जाता है, वहाँ आ जाता है। तो वो जो स्मिथ दूसरा बंदा आ जाता है, वो कुछ अच्छा नहीं होता, वो जुमोफिया के लोगों पे जुल्म भी करता है, काफ़ी सख्त किस्म का बंदा होता है, अपने रूल्स लगाता है। ओकोंको को 7 साल बाद जब वहाँ वापस आता है अपने गाँव में, तो पहले 4 साल बाद ओकोंको को पता चलता है ऑब्री का, जो कि आके उसे खबर देता रहता है, थोड़ा बहुत उसका वो फसल बीज वगैरह बेचता रहता है, उसको आके खबर देता रहता है। तो वो उसको बताता है कि उसका बेटा वो जो है वो भी क्रिश्चियन हो चुका है, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर चुका है। तो ओकोंको को ये बात बहुत गिरा गुजरती है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब ओकोंको वहाँ वापस आता है तो देखता है बिल्कुल उसका गाँव तो पूरी तरह से चेंज हो चुका है, उसका सन नोए जो होता है वो क्रिश्चियन बन चुका है, क्रिश्चियनिटी को कन्वर्ट कर चुका होता है। ओकोंको नेवर एक्सेप्ट्स द रूलिंग ऑफ वाइट मैन। ओकोंको जो है वो नहीं एक्सेप्ट कर पाता इस बात को। ओकोंको नेवर एक्सेप्ट्स द रूलिंग ऑफ वाइट मैन, वो इस चीज़ को उसके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होती, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि वाइट मैन की अब रूलिंग आ गई है उनके विलेज जुमोफिया में। वो इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो वहाँ पे जो कि एक बंदा मीन्स मारा जाता है, एक बंदा कमिश्नरीज का ओकोंको, और वो और उसके कुछ साथियों को कैद कर लिया जाता है, क्योंकि उन्हें शक होता है कि इन्होंने ऐसा किया है। तो फिर जुमोफिया के लोग अपना सारा कुछ मीन्स थोड़ा बहुत जमा करके उनके पैसा दे के उनको छुड़ा लेते हैं, उनकी ज़मानत करा लेते हैं। तो ये लोग ओकोंको और इसके बाकी साथी जो होते हैं, ये लोग मिल के प्लान कर रहे होते हैं कि किस तरह से कमिश्नरीज के साथ डील किया जाए, किस तरह इनके साथ मीन्स रहा जाए। तो ये उन प्लान कर रहे होते हैं। तो ओकोंको को शक होता है कि कुछ उन 2 बंदे जो हैं उनमें से वो कमिश्नरीज के साथ वाइट मैन के साथ मिले हुए हैं। ओकोंको को इस चीज़ का शक होता है, वो उन दोनों को वो उनमें से एक बंदे को कत्ल कर देता है। एक तो बच जाता है, निकल जाता है, लेकिन एक को ओकोंको कत्ल कर देता है। तो सारे ही ओकोंको के खिलाफ हो जाते हैं। अपने गाँव के लोग, जुमोफिया के लोग भी उसका साथ नहीं देते, क्योंकि वो डरते हैं कमिश्नरीज से, उन लोगों से डरते हैं। अब रूलिंग सारी उनकी होती है, हर जगह चर्च की मीन क्रिश्चियनिटी की तालीम दी जा रही होती है, सारा कुछ उनका फैल चुका होता है क्रिश्चियंस का। ओकोंको का साथ कोई भी नहीं था, तो सब डर रहे होते हैं, ज़ाहिर सी बात है, जो पावर में हो उससे सब डरते हैं। तो वो डर रहे होते हैं, ज़ाहिर सी बात है, आज तक यही चीज़ चली आ रही है, जो पावर वाला होता है उससे सभी डरते हैं। तो सभी डरते हैं, सब डर के मारे उसके अपने लोग भी, जुमोफिया के लोग भी ओकोंको का साथ नहीं देते। ओकोंको क्या करता है मीन्स वो बेचारा, एक उसको फेयर होता है, सारी ज़िंदगी उसको एक फेयर है कि उसने खुद को बुज़दिल, खुद को नाकाम, कमज़ोर साबित नहीं करना है। लेकिन क्या होता है, वही चीज़ उसका फेयर ही उसको ले डूबता है, इसी चीज़ के डर में कि उससे वो कमज़ोर नहीं है, उसका कोई साथ नहीं दे रहा होता। तो वो क्या करता है, खुद अपने आप को हैंग कर लेता है, वो फांसी चढ़ जाता है, वो खुद अपने आप की जान ले लेता है। लेकिन उसके गांव के लोग तो उसकी डेड बॉडी को भी नीचे उतारना
और उसको हाथ लगाना को कब मंजूर नहीं करते। वो कहते हैं कि इसने गॉडेस ऑफ अर्थ की, ज़मीन की देवी की उसने बेइज्जती की है, उसके नाफरमानी की है, उसके सामने ये उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तो वही कमिश्नरीज वही लोग ही आते हैं, उसके डेड बॉडी को उतारते हैं नीचे। द नॉवल एंड्स विद द ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ ओकोंको। ट्रेजिक फ्लॉ नॉवल जो होता है एंड होता है ओकोंको के ट्रेजिक फ्लॉ पे एंड होता है। ट्रेजिक फ्लॉ क्या हुआ, किसी बंदे का एक खौफ, जो सारी ज़िंदगी उसे जिस चीज़ का खौफ हो, जिस चीज़ से दूर भागे, वही चीज़ उसको ले डूबे, वही चीज़ उसके मरने की, उसके फ्लॉ की, उस वजन मतलब रीज़न बने। उसका रीज़न, उसके डेथ रीज़न क्या बना, उसका वही ट्रेजिक फ्लॉ, जिस मीन्स उसका फेयर ऑफ वीकनेस। उसका ट्रेजिक फ्लॉ क्या है, कौन का फेयर ऑफ वीकनेस। वो अपने आप को वीक नहीं साबित करना चाहता था, लेकिन उसका वही फेयर ऑफ वीकनेस उसको ले डूबता है, उसका ट्रेजिक फ्लॉ बनता है। उस नावल उसके ट्रेजिक फ्लॉ पे ही एंड होता है। मेन पॉइंट्स क्या हो जाएंगे नावल के, मेन पॉइंट्स है नावल के, ओकोंको एज अ ट्रेजिक हीरो। ओकोंको एज अ ट्रेजिक हीरो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं फिर से कहूँगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस नावल को कवर करने के लिए। नावल को कवर करने के लिए 2-3 टॉपिक्स ही हैं जो मेन टॉपिक हैं। उन टॉपिक्स को अगर हम प्रिपेयर कर लें तो नावल अच्छे से, हम नावल को ओवरकम कर सकते हैं, अच्छे से नावल को प्रिपेयर कर सकते हैं। समरी को अच्छे से समझ लेने के बाद 2-3 टॉपिक्स ये प्रिपेयर कर लें। ओकोंको एज अ ट्रेजिक हीरो, ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ ओकोंको, थीम ऑफ कॉलोनियलिज्म। ओकोंको एज अ ट्रेजिक हीरो, इस चीज़ को प्रूव करना है। अरिस्टोटल ने ट्रेजिक हीरो का कॉन्सेप्ट पेश किया है, उसको पढ़ लें अच्छे से, उस फिर देख लें वो वही सारे कॉन्सेप्ट जो हैं ओकोंको की पर्सनैलिटी में है कि ना कि नहीं है। ट्रेजिक फ्लॉ, ट्रेजिक हीरो में सबसे मेन चीज़ क्या होती है, ट्रेजिक फ्लॉ। ट्रेजिक फ्लॉ क्या होता है, इस किसी बंदे का एक डर, जिस डर के से वो सारी ज़िंदगी बच रहा हो, वही डर उसको ले डूबे। तो ओकोंको में है ट्रेजिक फ्लॉ है, उसने सारी ज़िंदगी खौफ किया कि उसको वीक नहीं बनना। वो बेचारा एकेमा फूना, जिसको उसने बाप की तरह प्यार दिया है, बहुत लाड से पाला, उसके साथ अच्छा टाइम गुजारा, उसके साथ उसको लगाव हो जाता है, फिर भी उसको कत्ल कर देता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को वीक साबित नहीं करना चाहता। तो यही है ना, उसके फेयर ऑफ वीकनेस उसको है, वही फेयर ऑफ वीकनेस उसको ले डूबता है। एंड पे वो वीक ही तो साबित हुआ, उसने खुद को हैंग कर लिया। ओकोंको हैंग्ड हिमसेल्फ, उसने खुद अपने आप को मार दिया। और यूमोफिया के लोगों के मुताबिक उसने गॉडेस ऑफ अर्थ के बेइज्जती की है, उसने उसके खिलाफ जाके काम किया है, अपने आप को हैंग करके। कोई उसको फिर ज़मीन में दफन भी नहीं करना चाहता, उसको उतारना भी नहीं चाहता उसकी डेड बॉडी को। तो यही उसका ट्रेजिक फ्लॉ बना, जो वीक नहीं दिखना चाहता था, लेकिन फिर भी वही वीकनेस उसको ले डूबी और वो ट्रेजिक हीरो है। वही ओकोंको पोजेस ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ अ ट्रेजिक हीरो। ओकोंको का ट्रेजिक फ्लॉ, ये चीज़ प्रिपेयर कर लें। वो तो हो गया ट्रेजिक हीरो, बताओ कि वो ट्रेजिक हीरो है कि नहीं। हाँ वो है, बिल्कुल है, ट्रेजिक हीरो है। उसका ट्रेजिक फ्लॉ है क्या, क्या चीज़ उसके ट्रेजिक फ्लॉ का बेस बनी। ट्रेजिक फ्लॉ उसका फेयर ऑफ वीकनेस है, उसको सारी ज़िंदगी वीकनेस का फेयर है। वो अपने आप को वीक नहीं साबित करना चाहता था। रेसलर बना, हर मीन्स रेसलर बना तो हर एक, जब भी वो किसी के साथ रेसलिंग करता तो वो जीत जाता। उसने अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल बंदा बनाया, अपना एक फेम, अपना एक मकाम हासिल किया। लेकिन क्या सब फ़ायदा उस सब मकाम का, कि उसको अपना एक फेयर ऑफ वीकनेस जो था वो ले डूबा। उसका ट्रेजिक फ्लॉ मेन चीज़ क्या है, उसका फेयर ऑफ वीकनेस। थीम ऑफ कॉलोनियलिज्म हो गई। कॉलोनियलिज्म क्या है, वाइट मैन कमिश्नरीज की आमद, उनका कब्जा किसी मुल्क पर, तो फिर उसी प्री कॉलोनियल सोसाइटी को प्रेजेंट किया गया नाइजीरिया की। फिर आफ्टर कॉलोनियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म को, प्री कॉलोनियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म चेंज बता दें कि क्या प्री कॉलोनियलिज्म में नाइजीरियन सोसाइटी में क्या चीज़ था और पोस्ट कॉलोनियलिज्म में क्या था। पहले वो सब अपने कल्चर के मुताबिक रह रहे थे, मिशनरी कमिश्नरीज आ जाते हैं, वाइट मैन आ जाते हैं, तो उनकी रूलिंग के मुताबिक रह रहते हैं। क्रिश्चियनिटी आ जाती है, यहाँ तक कि उसका अपना बेटा वो जिसको बुज़दिल तरीन कहता था, जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था, वो भी वो भी अपने आप को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लेता है, क्रिश्चियनिटी की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो यही चीज़ ओकोंको को अंदर ही अंदर से मार रही होती है। उसका फेयर ऑफ वीकनेस उसको ले डूबता है। कॉलोनियलिज्म मीन्स पहले तो प्री कॉलोनियल सोसाइटी को प्रेजेंट किया गया, किस तरह वो उन सारे 9 कबीलों का सरदार था, कहाँ अच्छे से चला रहा था, एक मजबूत ताकतवर बंदा था, अपने फार्म्स को
लेकिन फिर पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी को भी दिखाया गया है। पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी उसकी क्या है, यही कि फिर क्रिश्चियंस आ गए तो क्या क्या चेंजेस आ गए। और कौन को तो पहले से मतलब पहले तो बेचारा सरदार था अच्छे से, लेकिन उसके कुछ कुछ खामियां थी उसमें, पहले भी ऐसे हरकतें कुछ करता रहा था। इसलिए जब उसे यूडो को बेटा कत्ल होता है तो फ़ौरन उसको निकाल देते हैं, क्योंकि पहले उसने जब उनका एक मुक़द्दस हफ्ता चल रहा होता है उनकी देवी का, तो वो अपनी बीवी को मार देता है, क्योंकि वो किसी के घर चली जाती है और खाना बनाने में देर कर देते, वो उसको मार देता है। ये उनके एक मुक़द्दस वीक होता है, तो उसने उसके खिलाफ जाके एक काम किया होता है, तो फिर उसको इस चीज़ पर सब उसके खिलाफ होते हैं, उसको सज़ा देते हैं। इस तरह की मीन्स वो हरकतें करता रहता है। तो फिर जब वो इज़िडो को कत्ल कर देता है तो वो उसको एग्ज़ाइल कर देते हैं अपने इलाके से 7 ईयर्स के लिए। उसका सारा कुछ पीछे घर बार सारा कुछ तोड़ देते हैं। तो फिर वापसी पे तो देखते हैं तो वो वाइट मैन आ चुके होते हैं। पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी की फिर पिक्चर दिखाई गई है। यही कुछ है नावल में। तो ये मेन टॉपिक्स हैं। इन मेन टॉपिक्स को अगर बंदा अच्छे से प्रिपेयर कर ले तो पहले समरी को अच्छे से पढ़ लें। टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए, किसी भी नावल के लिए शॉर्टकट वे ना ढूंढा करें, अच्छे से टेक्स्ट भी पढ़ा करें, बहुत कुछ हेल्प मिल जाती है। कैरेक्टर्स को भी अच्छे से पढ़ा करें। कैरेक्टर्स के नाम टफ़ हैं, लेकिन इतना कोई टफ़ नहीं अगर अच्छे से पढ़ें तो। कैरेक्टर्स को अच्छे से देख लिया करें, समरी को अच्छे से पढ़ लिया करें। जब आपको वो चीज़ समझ आ जाए कि नावल है क्या, नावल में चल क्या रहा है, क्या चीज़ है, किस टाइम की बात हो रही है, तो फिर अच्छे से इंसान समझ सकता है। थोड़ा सा अदर के बारे में देख लें। चिनुआ अचीबे ने लिखा है, मॉडर्न नावल है, नाइजेरियन सोसाइटी का है। उसका एक फेमस पीस ऑफ वर्क है राइटर का, चिनुआ अचीबे का। तो ये उसके मेन पॉइंट्स हैं। ओकोंको इज़ अ ट्रेजिक हीरो, ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ ओकोंको, थीम ऑफ कॉलोनियलिज्म। यही टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। बस यही कुछ है, इतना ही है, कोई ज़्यादा बात नहीं है, इतना कोई टफ चीज़ नहीं है, आप कर सकते हैं। आई होप आई डिड वेल, अच्छे से समझ आ गया हो आपको। ओके देन, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।